Start. So, dear student, today we'll be going to discuss a very important part of this chapter, and that is we are going to start a new chapter in physics, and that is electricity. Okay. So, electricity means क्या होता है? Actually, हम बोलेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में. We have seen that we have converted electricity into sound energy. ठीक है, we converted in sound energy में convert करते हैं. कभी हम लोग उसको waves energy में, मतलब there are so many types of energies, means electricity can be converted into so many types of energies. Okay, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज एक्चुअली we are just going to study that first of all we are going to study and we are going to discuss that about the current electricity, means what is electric current and electric circuit. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, okay, and moreover we're going to discuss the electric potential and electric potential difference. ये क्या होता है एक चार्ज को लाना किसी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से, that we're going to study. Then we're going to deal with the circuit diagrams. सर्किट डायग्राम से हम लोग डील करेंगे. ओके, क्या होते हैं सर्किट डायग्राम्स, किस तरह से हम लोग एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस सेल किस तरह से मतलब बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कि कैसे हम लोग को इनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, किस चीज किस अप्लायंस को हम लोग को सीरीज में, किसको हम लोग को पैरेलल में, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है किसकी कम होती है. दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. Then we are going to discuss the Ohm's law, that very important law that gives the relationship between the current that we have studied, we will going to study, and the potential difference जो हम लोग पढ़ चुके होंगे पहले ही. तो उसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप जानेंगे कि कैसे हम लोग अगर V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आता है, और ऐसा क्यों होता है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस. फिर जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर, हम लोग एक चीज पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लेंथ बढ़ाने पर या घटाने पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, एंड देन विल गोइंग टू डिस्कस दी कि एरिया बढ़ाने पर और घटाने पर, इफ इंक्रीज द एरिया देन व्हाट वुड हैपन, इफ इट डिक्रीज द एरिया देन व्हाट वुड हैपन. तो दैट विल गोइंग टू डिस्कस. मोरओवर देन इन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से कैसे इनको सीरीज में लगाते हैं और कैसे हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. लाइक दिस इज इन पैरेलल, कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वोल्टेज बढ़ते हैं कि घटते हैं, करंट डिवाइड होता है कि सेम रहता है. ये दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का सिस्टम के अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सिस्टम में तो किस तरह से होता है. एंड लास्टली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ेंगे, एंड इलेक्ट्रिक पावर. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये हम लोग को सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है. This chapter is very important not only for the 10th standard, but if you are going to take the physics in the 12th standard, means science stream in the 11th and 12th, then this chapter is the basic chapter for the 12th standard. And अगर आपने यहाँ पर weak रह गया तो फिर definitely you will not going to score, or I can simply say that you will not be good in physics in the 12th standard, because this is very important chapter. There will going to study this in an advanced version. Okay, got my point? Yes, sir. Okay, moving further, let's discuss. अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्कवर्ड हुई थी, एंड डिस्कवर्ड हम लोग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वाज फ्रॉम पहले से ही है. लाइटनिंग हम लोग देखते हैं, वी सी दी लाइटनिंग, वी सी डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है नेचर में. तो इसको डिस्कवर्ड किया गया. तो ऐसी कोई भी चीज जिसको पहले से ही और भी डिस्कवर्ड इट, हम लोग उसको खोज कर लेते हैं, उसकी we find it, then we called it is discovered. और कोई चीज पहले से नहीं है लेकिन हमने उसको बना दिया, we usually use the word invent. So हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, it is a form of energy which is generated. This word is written as generated, okay, by the flow of charge. यानी when the electron flows, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर. सर. यस सर, आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, वो बताएंगे आप? या we will discuss this one. Okay, so if I'm talking that
that in a conductor, if I'm talking about in a conductor, you see that the electrons in an aluminium, or if I'm taking the metal, any metal, okay, so आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर हमेशा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज देयर, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्पिन, एटम में हमेशा स्पिन करते हैं. सो फिर तब क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? ये हमने क्या बोल रहे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इफ आई एम सेइंग दैट कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस? इट मींस दैट वी आर these electrons in a random, when there is no flow of current, then these electrons are in random positions. कोई भी कहीं भी मूव कर रहा है, ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऊपर, कोई सीधे, and their effects are cancelled out. अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट पे स्पिन कर जाएगा, तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दें, we start moving these electrons in a particular direction, then their flow of this flow of electron is considered to be as, we can simply say that कि हम लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट में कंसीडर किया जाएगा. ओके, गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, वी फाइंड हियर इज दैट कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्लोइंग. ओके, दे आर फ्लोइंग. अगर इस कंडीशन में फ्लो करते हैं, देन दे आर, वी सेड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, इलेक्ट्रिक करंट इज देयर. And if they are flowing like this, there is no electric current, no flow of charge, no electric current is here, because they are cancelling their effect, अपने effect को cancel कर रहे हैं. Okay, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक पर कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई और कहां से हम लोग को एक रिलेशन मिला. तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं. 1972 में बेंजामिन फ्रैंकलिन was a scientist who gave the relationship. We cannot say that Benjamin Franklin discovered the electricity. No, he did a kite experiment. उन्होंने kite experiment किया और उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्लाउड्स की वजह से जो लाइटनिंग होती है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंशिएंट टाइम में इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड हो चुकी थी. देयर आर सो मेनी एंशिएंट थिंग्स हम लोगों को मिली हैं, जिससे हम लोग को मिला है, पता चला है कि देयर आर इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो in 1972 Benjamin Franklin did a kite experiment and helped in giving the relationship between the lightning and the electricity. He did not give the, मैं फिर से कहूंगा, Benjamin Franklin does not discover the electricity. Actually, because of his kite experiment, he was able to give the relationship between the lightning and the electricity. कि lightning जो होती है वो एक electricity ही है. जब दो क्लाउड्स आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो उनसे लाइटनिंग होती है. द कोलाइड टुगेदर, उससे लाइटनिंग होती है. उसी को उसने कहा कि दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. पहले ये माना जाता था कि गॉड नाराज हो चुके हैं और उनकी फॉर्म उनको गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए इस तरह के करंट या इस तरह की कुछ लाइटनिंग वगैरह हो रही है. बट ये फाइनली डिस्कवर्ड हो गया. ओके, उसके बाद उससे पहले हम लोग ने देखा कि वी सी हियर दैट कि हमें एंशिएंट टाइम में 1930s में, इन 1930s द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड दैट कि उनको कुछ बगदाद में, जो कि पर्शियन एंड रोमन एम्पायर्स है, वहां से उनको, जो कि आज के टाइम में बगदाद जाना जाता है, ठीक है, दिस बगदाद में 1930s में उनको कुछ स्पेशल ऐसी बैटरीज मिली दैट वर हैविंग सम कॉपर रॉड्स. उनके बीच में क्या था? देयर वर कॉपर रॉड्स प्रेजेंट देयर, और इन कॉपर रॉड्स. Hello, sir. या बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Thank you. I was some little late. I'm sorry, sir. Okay, doesn't matter बेटा. We are just giving the introduction that how the electricity was discovered and when, कब से पहले से चलती आ रही. तो हम लोग को पहले से मिलता आ रहा है. We have seen that कि ये इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही है. 1930s में तो हमको ये मिला था, उससे पहले ही ये
होंगी. सो वी कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही है, बिफोर द बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड इट, क्योंकि तो 1972 में क्या था ये तो हम लोग को पहले ही मिल चुकी है. सो हम लोग के पास बैटरीज ऐसी चीजें मिली, जैसे उससे पहले हमारे पास एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे जो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मींस अभी 2021 है, और इसके उससे भी पहले, यानी कि अगर मैं बोलूं तो 2621 ईयर्स बैक, 2621 ईयर्स बैक, उससे पहले एंशिएंट ग्रीक ने डिस्कवर्ड किया था, जब एक अंबर मींस अम्बोनाइट रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद एनिमल फर इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग समथिंग्स. तो वो नहीं जानते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, वो सोचते थे कुछ जादुई चीज है या कुछ ऐसी चीज है जो ऐसे रब करने से कुछ हो जाता है, बट दे डोंट नो दैट इट इज इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन है तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ना. उन्होंने डिस्कवर तो किया था ना कि कुछ ऐसे रब करने से कुछ होता है. When you rub the ammonite rod on the surface or on the fur of the animal, then it get charged. तो ये भी पहले डिस्कवरी. so इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई. अब वी एक्चुअली डोंट नो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी एंड हु, किसने इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअल में डिस्कवर किया गया, वी डोंट नो, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है, ये एनर्जी पहले से ही और बहुत पुराने टाइम से इसको यूज करते आ रहे लोग. Sir, यस बेटा. which chapter is this? बेटा दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर फिजिक्स. Okay, sir. Okay, now electricity we have divided it in two parts. Electricity chapters, there are two types of electricity. One is the static electricity and another one is the current electricity. Static means that is temporary, not for the long time. Okay, so sometimes we have this type conditions कि हमारे पास positive and negative charges हमारे पास हैं. Okay, we have this positive and negative charges, और ये charges इसमें है, और अगर हमने इसको किसी ऐसी चीज से रब किया जिसके पास we are having the positive charges here, so it will attract the negative charge and repel the positive charge. ये अपनी तरफ नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव आएगा उसको दूर कर देगा. उसकी वजह से इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी. एंड since we have an accumulations of positive on one side and negative on other side, so this will create a static electricity inside. ये चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा. like we rub the comb or the scale on our head and we bring it to the nearer to the papers. छोटे छोटे papers के पास अगर आप उसको लेके आओगे तो the scale will start attracting. तो वो static electricity, and that is not in our syllabus, so we are not going to deal with this in extra. This is in our syllabus, that is current electricity, and we are going to deal with this one in great detail. Current electricity. Sir, static electricity is in there? Yeah, direct electricity is a type of flow of current that is in syllabus that we are going to deal with in the magnetism में हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है. Okay, so direct electricity and the current electricity. Current electricity means alternate current. This is also current electricity. This is direct current is also a current electricity. But हम लोगों ने current electricity को दो पार्ट में डिवाइड किया है. That is direct current and this is the alternate current. Alternate current. You got it, beta? You got it? Yes, sir. Alternate current. Okay. Current electricity is alternate current. So we have divided this current electricity into two parts. One is the direct current and the alternate current. अब होता क्या है? We know that electricity क्या है? It is the flow of charge or electrons. Electron के पास ही charge होते हैं और वही चीज फ्लो करते हैं, और जब ये फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अब कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में फ्लो कराएंगे, मतलब द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग अक्रॉस द वायर एंड इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. तो इस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट. तो कई दफा हम लोग करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कराते हैं. कभी ये इस तरफ जाएगा, कभी ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. So they are not actually moving, but they are vibrating about their mean position. Mean position पर vibrate कर रहे हैं in a particular direction, up and down. या तो up and down हो सकता है या फिर along the horizontal, इस तरह से हो सकता है. So अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस तरह की vibrations हम लोग create कर दें तो इसमें loss of energy कम होती है हमारी. इलेक्ट्रॉन अपनी mean position पर अगर vibrate करता है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत सारी बाइसिकल्स हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ बाइसिकल स्टैंड, और अगर मैंने एक बाइसिकल को गिरा दिया तो ये बाइसिकल उसके ऊपर ये ऐसी तरह से ये पूरा मेरी थोड़ी सी एनर्जी ने
इतनी सारी बाइसिकल को गिरा दिया। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, फिर वो बैकवर्ड आएगा एंड दे हिटिंग ट्रांसफर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है लास्ट तक, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अब ये कैसे होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद इन द मैग्नेटिज्म चैप्टर कि कैसे हम लोग मीन पोजीशन पर रोटेट कराते हैं और कैसे हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसमें एनर्जी का वेस्टेज ज्यादा होता है डायरेक्ट करंट में, इसलिए हम लोग अल्टरनेट करंट को प्रेफरेंस करते हैं अपने घरों में ट्रांसफर करने के लिए फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। इज देयर एनी डाउट? अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है आपको तो मुझे बताएं। एनी वन ऑफ यू? नो सर। Is there anyone who is having any doubt regarding to this topic? Sir, can you repeat the current electricity again? Current electricity means that is current now, अभी जो हो रही है, एकदम स्टॉप करोगे तो खत्म। करंट मतलब जब तक चलती रहेगी, जब तक ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो होता रहेगा। अभी हम लोग इसको और डील करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। इससे पहले का अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। हाँ, इससे पहले नहीं आया। समझ आ गया ना? ओके। नहीं, इससे पहले मुझे समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी ये वाला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यस, हाँ सर। Static electricity is simple that if we rub a positively charged rod or something to a non-charged object, then उसके अंदर भी ये चार्जेस होते हैं, और उसकी वजह से अगर मैंने पॉजिटिव को एक तरफ लगाया तो then it will attract the negative portion and repel the positive portion. So इस तरह से एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। सर यस सर, इलेक्ट्रॉन्स तो एटम्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये जो एनर्जी हमारी फ्लो हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये एटम्स ही तो है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल्स के अंदर वो एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो कर जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी आर सेइंग दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? so it is actually the rate of flow of charge and charge is carried by the electrons. वो कैसे होता है वो भी हम लोग जानेंगे अभी। rate of flow of charge is called electric current, और चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब है कि हम लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके जा रहा है और चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। अब हमारे पास एक कंडक्टर है एंड वी आर अज्यूमिंग दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर, इन दिस कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर एट देयर रैंडम पोजीशन पर है, कहीं भी हो सकता है, दे कैन बी एट देयर रैंडम पोजीशन लाइक दिस। लेकिन अगर मुझे इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो व्हाट शुड आई डू? For example, if there is a container, okay, there is a let's suppose this is a pipe, and it is a water droplet present here. This is a water drop, and you know that this water drop would contain thousands of water molecule होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक वाटर ड्रॉप के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि आप मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। ओके, अगर इसका वेट 18 ग्राम हुआ तो उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे अगर इस ड्रॉप का वेट 18 ग्राम हुआ, और अगर 9 हुआ तो उसका आधा। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं बहुत सारे हैं। ओके, सो 10⁻23। तो अगर मैं समझ सकता हूं कि इसके अंदर भी वाटर जो होंगे वो अपने एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे होंगे। दे विल बी मूविंग इन देयर रैंडम मोशन। कोई यहाँ पर मूव कर रहा होगा, कोई नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे मूव कर रहा होगा। दे विल बी मूविंग इन देयर रैंडम डायरेक्शंस इसके अंदर, इस ड्रॉप में। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आपको इस वाटर ड्रॉपलेट को इस पाइप से बाहर निकालना है, अभी तो वो रैंडम मोशन में, तो वो यहीं का यहीं है, कहीं मूव नहीं कर रहा, सब कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि इन वाटर मॉलिक्यूल को आपको, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल अभी कोई ऊपर मूव कर रहा है, कोई नीचे मूव कर रहा है, दे आर मूविंग लाइक दिस। The Atlantic and I'm going down like the Titanic. हैं? What is this, Kevin?
Kevin, it was a nice song. So this one is coming down, left, up, right and down, इस तरह से मूव कर रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल आपको सबको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल को आपको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, तो व्हाट विल यू डू बेटा? मींस इस ड्रॉप को आपको यहां लेके आना पड़ेगा, ये सब एक तरफ मूव करने लग जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे. तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू ब्रिंग दिस वाटर ड्रॉपलेट इन दिस पाइप to this end? Oh, I'm sorry, sir. My brother Okay, is doesn't matter. recording. Okay, doesn't matter. Sometime it happens. So if I'm asking कि अगर मुझे इस वाटर ड्रॉपलेट को इस एंड में लाना है, अहमद बताइए मुझे, अहमद and Yusuf, tell me, if I need to bring this water droplet to this end, then what would happen? What will you do? Ahmad, are you there in the class? Yusuf? Yes, sir. I'm asking, if you want to bring this water droplet to this end, then what will you do? Charge the electric current. बेटा ये पाइप के अंदर वाटर ड्रॉपलेट पड़ी हुई है, क्या आप इसको इस एंड पे लाना है तो आप क्या करेंगे? निकालना है इसको. You will definitely pull, you will surely do like this. एक एंड उसका हायर और यहाँ पर आप इसको ऐसे कर देंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ जाएगी. आ जाएगी कि नहीं आएगी बताइए? When this water droplet will, okay. So what are you actually doing? You are creating the one end of this pipe at the higher potential and other end at the lower potential. You are actually creating this one end at the higher potential and one end at the lower potential. Okay, so this is about the water droplet. लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन को एक रैंडम पोजीशन में, यानी अगर आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव कराना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है, देन उसके लिए आप वायर को ऐसे सीधा भी खड़ा कर देंगे तब भी ये नीचे नहीं आएगा. इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस वायर का भी, ये जो वायर है हमारे पास, दिस इज अ वायर, आपको इस वायर का भी एक एंड हायर पोटेंशियल पर और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर करना पड़ेगा. और ये काम कौन करता है? द बैटरी. द बैटरी डिड दिस. बैटरी ऐसा कर देती है कि अगर आप, एक वायर है हमारे पास और उस वायर को आप एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, देन दिस बैटरी विल रिजल्ट इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देगी सारे इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन. तो ये किसने कराया? बैटरी ने. बैटरी इज दैट सोर्स, और वो अप्लायंस है या वो ऑब्जेक्ट है या कुछ भी आप इसको समझ लो, जो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना, यानी चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करती है. यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना मतलब चार्ज को फ्लो कराना. विदाउट बैटरी और विदाउट सोर्स यू कैन नॉट डू दिस वन. So still we are having the free electron in the metal, but there is no battery. We cannot, or battery or source that is able to. बैटरी का काम क्या है? इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर क्रिएट करना. जैसे मैंने बताया अभी कि ड्रॉपलेट है, अगर इसको ड्रॉपलेट को आपको इस एंड से बाहर निकालना है तो आपको इसका एक एंड ऊपर करना पड़ेगा और एक एंड नीचे करना पड़ेगा. So same is the for this wire also. The electrons are moving in their random direction, but if you want this electron to move in a particular direction, then you have to create. What you need to do is, आपको इसको एक एंड को हायर पोटेंशियल पर एक एंड को लोअर पोटेंशियल पर करना पड़ेगा. Then this will be, and this work is done by the battery. So the condition, if I am talking about the condition for the flow of electrons in the wire के अंदर या कुछ भी, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए होगी आपको? सबसे पहले आपको एक ऐसा वायर चाहिए होगा जिसमें खुद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैंने सपोज कीजिए कि मैंने एक डायमंड का बना हुआ वायर ले लिया, तो इन डायमंड्स एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री. सो सारे ही बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो वी कैन से दैट स्टिल अगर आपने एक सोर्स को क्रिएट भी कर दिया, यानी किसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर और लोअर पोटेंशियल पर कर भी दिया, तो उसमें नहीं फ्लो करेगा. तो देयर मस्ट बी, द वायर मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. The wire must have free electrons. वो मेटल का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है,
In graphite, each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms. In graphite, each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms, leaving an electron free. Leaving an electron free. कुछ इस तरह से इसका शेप होता है, जिसमें एक एटम जो है एक कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्ड बनाता है. इट मेक द बॉन्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया, इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, एंड अदर दिस विल मेक दिस बॉन्ड लाइक दिस वे. ओके, सो कुछ इस तरह से. फोर्थ वाले का क्या होगा? So it will make bond like this way. So you see that these carbon, ये आगे ऐसे बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर आप 3 कार्बन. तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जरूरी है, तो मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. आपने प्लास्टिक का वायर बना दिया, उसको आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा, चाहे आप उसको बैटरी क्या किसी भी सोर्स में लगा दीजिए, वो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो आपको पास क्या चाहिए होगा, एक बैटरी चाहिए होगी या सोर्स. बैटरी, सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स. उसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है इट क्रिएट potential difference between the terminals of the wire, which results in flow of electrons in a particular direction. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा, इनके पास एनर्जी होती है. When the electrons are moving, they must have some kinetic energy. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो करते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम लोग किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द लाइट एनर्जी. अगर आपने बल्ब लगा दिया इसके रास्ते में जाने से पहले, तो वो बल्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी है उसको हम लोग डिफरेंट तरह की एनर्जीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके लिए हम लोग को एक वायर भी चाहिए, दूसरा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हम लोग को सोर्स भी चाहिए जो एक एंड पर हायर पोटेंशियल और दूसरे एंड पर लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर सके. यू गॉट इट बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट? Sir, can you repeat the second one? Second one is that when we the battery means a battery, a source is we need. What is the function of a source? What is the function of a battery? Battery is just creating the potential difference between the terminals of the wire. जो वायर होता है उसके टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है. दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्योंकि ये करना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. और वैसे तो अगर ये जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पर द इलेक्ट्रॉन यूजुअली फ्लोज इन द रैंडम पोजीशंस. दे यूजुअली फ्लोज इन द रैंडम पोजीशंस लाइक दिस वे. अपने आप मूव कर रहे होते हैं. दे आर मूविंग इन द पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में. लेकिन जब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक बैटरी का एक एंड आपने पॉजिटिव टर्मिनल और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, एंड वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा. ये बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने वाटर ड्रॉपलेट्स रखी हुई हैं और इस पाइप को से अगर आपको ड्रॉपलेट को बाहर निकालना है, तो उसका एक एंड आप हायर पोटेंशियल पर कर देंगे और दूसरा एंड आप लोअर पोटेंशियल पर कर देंगे. व्हाट वुड हैपन अगर ऐसा करेंगे? तो these droplet will start moving in a particular directions. अब इस डायरेक्ट इन ड्रॉपलेट से, इन मूविंग ड्रॉपलेट से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह से आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनसे जो वाटर फ्लो हो रहा होता है, उनके बीच में हम लोग टर्बाइंस लगाते थे, दे रोटेटेड, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं. सो मूविंग थिंग्स के पास जो होती है वो एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हम लोग मूव कराएंगे तो उसके पास एनर्जी है, एंड वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाते हैं. यू गॉट इट? स्टिल हैविंग सम डाउट? No doubt, sir. पक्का? अहमद and Sayyed, are you there in the class? Why are you not responding, beta? Ahmad, are you there in the class? Yes, sir. Okay. Okay. Let's move further. Yusuf, Ji, sir. are you listening Yep, yep. and getting my point? Yes. Okay. Hello, sir. Can I write the function for the battery? Yeah, I will send this this whole slide to you. This is in a proper manner. You can write it down by your own. I will send this slide to you, but you need to mail me, beta. Sir, Okay. I did. You did the mail now, Yes. so you can. I will send it to you. I mailed like last month, I think. Okay, okay. Okay. So let's move further. Now moving further, let's discuss the characteristics. हम लोगों ने discuss किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. It is the flow of electrons in a particular direction. इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं, बट लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इट विल नॉट प्रोड्यूस. So what is electric current? Electric current is rate of flow of charge. Charge is carried by the electrons, and so indirectly we are saying that the rate of flow of electrons. Electrons जितना स्पीड से फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है. लेकिन Okay, sir. हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए ये अपनी रैंडम डायरेक्शन. अभी इलेक्ट्रॉन है वो चुपचाप एक तरफ नहीं बैठेंगे. अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, दे विल बी मूविंग, बट दे विल बी मूविंग लाइक दिस वे इन एनी रैंडम डायरेक्शन. लेकिन हम लोग को इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना, तब जाकर के इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. Let's move further. Now moving to the next part is that electric current क्या होता है? What is electric current? The rate of flow of charge is called electric current. क्या होता है? The rate of flow of charge. And what is charge? I'm talking about this charge. Charge क्या है? कहाँ से आया ये charge? We know, we are saying initially शुरू से मैं कहता जा रहा हूँ rate of flow of charge, and charge is carried by electron. Charge is carried by electrons. And what is charge actually? Charge is the intrinsic property of a matter. Intrinsic property of matter. What is intrinsic property? The property that is not borrowed by anything, that a matter has its own. अपनी खुद की होती है. तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद की एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है, जो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज. क्योंकि हर एक मैटर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, so we can say that every matter has charge. Like the matter has mass. Every matter in the universe, if I'm saying that it is matter, then it will have mass. Mass is also intrinsic property of matter. Like this, the charge is also intrinsic property of matter. Okay, and which is carried by the fundamental particles called electrons and protons. These are the fundamental particles of matter: electron, proton, and neutron. So these are carried by electron and protons are the charge carrier. Electrons carries negative charge and proton carries positive charge. So they are the two types of charges that exist in the nature. That is the positive charge and the negative charge. Okay, got it? Got my point? Got Yes, sir. my point? Okay. Yes, sir. Now moving this point I'm going to discuss later. Like charges, if they are positive charges, then they are going to repel. Like charges means positive or negative repel each other. While unlike charges, positive, negative attract each other. They are going to attract each other. Okay, so we can say that the total charge on an isolated system, we can say that like charge repel each other, and while unlike charge attract each other. This is the property of all charge. And moreover, the most important is that the total charge of a system remain conserved. Like the matter can neither be created nor destroyed. Since the matter can neither be created nor destroyed, so we can simply say that the mass, indirectly we are saying that if the matter can neither be created nor destroyed, it means the mass can neither be created nor destroyed. मैंने बोला matter कभी खत्म नहीं हो सकता, इसका मतलब mass भी कभी खत्म नहीं हो सकता. Mass can neither be created nor destroyed. ठीक है.
अगर मास क्रिएट नहीं हो सकता, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो मास के पास क्या होता है? चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है तो जीरो चार्ज, और अगर इनमें से एक भी कोई ज्यादा या कम हुआ तो फिर चार्ज आ जाएगा उस पर। तो वी कैन से दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। गॉट इट? Sir, जैसे can you फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस सोडियम, केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। सोडियम इज सेइंग दैट इट इज गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। यहां पर हमारे पास ये क्लोरीन एटम है, दैट इज गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट विल बिकम Na positive by losing one electron, and it will gain, when it gain one electron, it will become negatively charged. But the total charge of NaCl will be still zero. Na and इधर चला गया, ठीक है, वो माइनस आ गया, प्लस आ गया, चार्जेस अभी भी, टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा। आइसोलेटेड मतलब जिसकी बाउंड्रीज हो, तो उस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, कहीं से आएगा नहीं, तो रहेगा वहीं, तो टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व। गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट? Sir, can you यस यस यस। the first point? The first point, this one. Yeah, can you explain it? Yeah. The charge is an intrinsic property of matter. Property intrinsic में the property that is not borrowed from anything. Like अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा, वो मना करेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करने से। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। तो वो क्या है? मास अगर है तो उसके पास इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। अपनी खुद की प्रॉपर्टी, उसने कहीं से बोरो नहीं की। अगर मास है तो वो ये काम करेगा। तो इसी तरह से मैटर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास होता है मैटर के पास, ऐसे ही चार्जेस भी होते हैं। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर and it is carried by fundamental particles called electron and proton. Electron carries negative charge and proton carries positive charge. और इसी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो इसलिए उनका टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। अगर सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, सो वी कैन से दैट द टोटल चार्ज इज -11 + 11 0. Got it? Yes, sir. Okay, let's move on. Can you explain the third one? Third one, huh? Yeah, third one. I'm saying that the charge is quantized. What does this means? The charge is quantized. It means that, What does that mean, sir? yeah, I'm just saying the charge should have some particular value. It cannot have any value. It is quantized. ये एक quantized value है, इसकी कोई ना कोई particular value है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ। लेट मी एक्सप्लेन। ध्यान से समझना। When this was an oil drop experiment that was done by the Maxwell oil drop experiment. Since that, जब उस वक्त इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर्ड नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है, हम लोगों ने ना ही उसका मास कैलकुलेट हो पाया था। सो एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। There was an experiment done by the Maxwell oil drop experiment, we'll call it. What he did, beta, don't use the keyboard. So if I'm saying that here that it was done by the Maxwell, what he did that he takes some oil in this atomizer. Why I'm saying it is atomizer, the name of this device, because it can spray the oil into a very, very tiny, small size drops. Okay, and there was a hole in this plate. यहाँ पर एक प्लेट लगाई गई, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाई गई, और यहाँ पर उसमें एक एक्सरेज मशीन लगाई गई जो एक्सरेज को एमिट कर सकते थे। ओके ओके, सो एक्चुअली में जब इससे एक ड्रॉप इसके अंदर गई, ड्रॉप he entered the drop and then closed this one. उसने इसको क्लोज कर दिया। अब no more drop can be added to this one, okay, particular drop. And what he did, he
एक्सरेज द ड्रॉप, उस ड्रॉप को उसने क्या किया, उस पर एक्सरेज को एमिट किया। तो एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी मैटर पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को या मतलब प्रोटॉन को इजेक्ट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से ड्रॉप जो है वो चार्ज हो जाएगी, द ड्रॉप विल बिकम चार्ज। एंड यू नो दैट चार्ज सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द चार्ज अनदर चार्ज सब्सटेंसेस। सो एक्चुअल में ये ड्रॉप अपनी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना चाह रही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड्स, ये जो प्लेट्स हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इन प्लेट से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप किया गया, जिसकी वजह से ये ड्रॉप को ऊपर खींच रहा था। एक फोर्स थी जो इसको ऊपर खींच रही थी, इन ये प्लेट्स इस ड्रॉप को, क्योंकि ये ड्रॉप चार्ज हो चुकी थी अब, और चार्ज जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि हम लोग एक पेपर को रब कर, इफ वी rub the scale on our head, then it will start attracting the piece of paper. In the similar way, he charges his drop by the X-rays, and then these plates, these yellow plates, upper yellow plate start attracting this drop to this one, and actually he managed to balance this drop with the force of gravity. जितनी फोर्स से ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, उतनी ही फोर्स से उसने इसको ऊपर खींचा, तो ये ड्रॉप ना ही तो नीचे गई और ना ही ऊपर, और ये बैलेंस हो गई बीच में। दिस ड्रॉप गेट बैलेंस्ड, ना ही तो ये ड्रॉप अब नीचे जा रही है, ना ही ड्रॉप ऊपर जा रही है, ड्रॉप बीच में है। ओके, नाउ ही बाय हिज कैलकुलेशन ही ट्राई टू फाइंड आउट द फिगर आउट दिस चार्ज, द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज ऑन द ड्रॉप। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसने इस ड्रॉप पर चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश की, और जब चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश की तो he has a amazing calculation that whenever he was calculating a charge on the drop, it was always a multiple of a number. Just for explaining you, I'm just going to take the example. Like suppose he calculated the charge and he find that it is 150 for the one time. Another time he calculated the charge on the drop, he find 300. Then he find 75. Then he find 15. Then he find 400. Then he find 285. Then he find 95. Then he find 145. Then he find, sometimes he was finding different. He did not find 72. He did not find 81. He did not find, usne ye nahi, he was always finding. So he's thought that every time I'm calculating the charge, it is always a multiple of a constant number, and that is 5. That is 5. जब भी मैं इस चार्ज को पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसमें हमेशा एक बार एक नंबर का कांस्टेंट आ रहा है। उसने बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करते हैं, तो हो सकता है इसमें से 30 इलेक्ट्रॉन्स निकले हों, तो उसकी वजह से इस पर 150 चार्ज आ गया हो। इसमें 60 इलेक्ट्रॉन्स निकले हों, इसलिए इस पर 300 चार्ज आ गया। इसमें 80 इलेक्ट्रॉन्स निकले हों तो इस पर इतना चार्ज आ गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 15 चार्ज आ गया। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 75 आ गया। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स निकले एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उस पर उतना पर्टिकुलर चार्ज आता गया। तो हो सकता है कि क्योंकि ये हर बार मैं जितनी बार भी चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं वो एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो वो 5 हो। The charge of an electron is 5. But this I took the example for your for explanation. But the number he was calculating, जब वो कैलकुलेट कर रहा था, that number was 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This was the number that he was calculating. Every time he was calculating, he find that if he divide this the charge on the drop every time by this number 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and the charge on the drop, so when you divide it get exactly divided and get a whole number. उसको हमेशा एक होल नंबर मिल रहा था जब भी वो इस चार्ज से डिवाइड कर रहा था, इस वैल्यू से डिवाइड कर रहा था, तो ही फाइंड अ होल नंबर। उसको इतना तो पता था कि कभी भी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कभी 2.5 नहीं कर सकता, या तो 3 जाएगा या 2 जाएगा। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उसने कहा कि 1.6 into 10 to the power minus 19 is the charge of an electron. एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and this was discovered or calculated by the Maxwell.
मैक्सवेल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। तो जितनी बार भी ड्रॉप को कैरी कर रहा था, तो ड्रॉप का जो चार्ज था that सर was q is equals to n into e, n times the e, where n is the number of electrons ejected out. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट हुए या प्रोटॉन इजेक्टेड आउट हुए, उतना ही उसके हिसाब से उसका चार्ज हुआ। यस आरजू? सर ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है ना, नेगेटिवली चार्ज है ना? हाँ, ये नेगेटिवली चार्ज है। वो तो हम लोग मतलब ये एक तरह से एक रैंडम, मतलब हम लोगों ने माना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और दूसरे वाले का प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है और लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो कभी भी इलेक्ट्रॉन 2/3 तो नहीं जा सकते, तो इसका मतलब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर 2/3 ई चार्ज नहीं हो सकता, या 5/2 ई चार्ज नहीं हो सकता, या 273/2 इंटू ई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल में आएगी और डेसिमल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। यानी इसका मतलब हुआ इसके अकॉर्डिंग कि अगर हम लोगों ने 5 मान लिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसकी ड्रॉप पर हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में ही आएगा, कभी 72 नहीं आ सकता, कभी 84 नहीं आ सकता, ऐसा नहीं आ सकता चार्ज। So every time he was calculating the charge, he find that it was always an integral multiple of a constant number, and that was 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ charge is quantized. Is quantized means you cannot say that charge on an object can have any value. No, it cannot have. If a student come to me and said that, sir, I have calculated charge on an object and it is 2/3 e, I will say that you have done wrong calculation. Why? Because it cannot have this. The value of n must be a whole number, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पूरा जा सकता है या पूरा आ सकता है. You cannot say that half 2/3 इलेक्ट्रॉन चला गया. It is not possible. So every time we are calculating the charge on an object, it will be always multiple of the charge of an electron. एकदम परफेक्ट मल्टीपल होगा इस नंबर का. मीन्स आप कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो आपको जब उस चार्ज से ड्रॉप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ परफेक्ट होल नंबर. आपको 2, 5,000 लाख कुछ भी आए, लेकिन वो एक परफेक्ट होल नंबर में आएगा. इट विल नॉट बी लाइक इन द डेसिमल्स. अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अगर किसी पर चार्ज दे रखा है, एग्जांपल में 2.5 into 10⁻⁴ सर ये तो डेसिमल में इतना कूलम चार्ज दे रखा है, या किसी पर चार्ज जो है वो ऐसे दे रखा है 2.6 into 10⁻⁴ समथिंग करके ऐसे कुछ दे रखा है. तो इसका मतलब क्या हो बेटा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना. 6.25 into 10⁻18 को आप कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में नहीं है. 625,000 करके करिए, एक होल नंबर बन जाएगा. What my point? What I want to say? तो सर जितने 10 के जीरोस दे रखे होंगे, अगर उससे ज्यादा है पॉइंट के बाद नंबर्स, तो वो गलत है आंसर, है ना? हाँ. ओके सर. ओके, उसके बाद वो गलत है, यानी कि डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए. n should be in a whole number. ओके, गॉट इट. सो हम बोलेंगे यहाँ पर, we will say that the SI unit of charge is coulomb and it is denoted by capital C, and the total charge is always the number of electron into the charge of an electron, and that is given by Q is equals to N into E. Got it? समझ आया? Yes sir. Is there any student who did not understood this one concept of quantization? Is there any single student who did not understood the concept of quantization? Understand, sir. You understand? Also yes. सर एक बार और. बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो ड्रॉपलेट को पर चार्ज कैलकुलेट करा था, he was calculating the charge on the droplet on always an integral multiple of a constant number, and that number was 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. मतलब जितनी बार भी उसने चार्ज को कैलकुलेट किया उस ड्रॉप पर,
वो ये चेक कर रहा था कि उन सारे चार्जेस में से ये नंबर को कॉमन ले सकता था। सबसे छोटा नंबर ये था जो वो कॉमन ले सकता था उनमें। तो उसने देखा कि ये वो नंबर है जिससे वो इन सारे चार्जेस को डिवाइड कर दे तो एक होल नंबर आ जाएगा। कितनी बार भी उसने चेक किया, every time he was finding that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb can be taken common from that one, or you can say that if he divide that charge on the drop by this number, he find an exactly a whole number. कभी इसको डेसिमल में वैल्यू नहीं मिली। If he is not finding the value in the decimal, so what does this means? अगर डेसिमल्स में वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका सिंपल सा मतलब हुआ that इसका सिंपल सा मतलब हुआ बेटा कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी नहीं हो सकता, वो हमेशा इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज लेके जाएंगे ना। बिल मिसाल मैंने आपसे बोला कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपीज हैं, और आप मुझसे आकर के, एक बच्चा आकर के बोलता है कि मैंने जो है निदा से 12 रुपीज लिए, निदा ने मुझे 12 रुपीज दिए, तो मैं बोलूंगा बेटा गलत है, या तो वो तुम्हें 10 रुपीज दे सकती है या तुम्हें 15 दे सकती है, 12 तो दे नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको 5 रुपए दिए। आई हैव गिवन हिम 5 रुपीज, सो आइदर शी कैन गिव यू 10 रुपीज और 15 रुपीज, क्योंकि देना सिर्फ 5 के नोट्स में ट्रांजेक्शन तो 5 के मल्टीपल में होगा ना। In the similar way, if I'm saying that 1.6 is the charge carried by an electron, so अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 into this one, 1000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1000 into this one चार्ज हो जाएगा, 1 लाख इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1 लाख into this one, 235 जाएंगे तो 235 into this one। कभी 2.5 तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, तो 2.5 into this हो तो ये वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यू कैन से इफ यू आर सेइंग मैंने सर 2.2/3 into 6.022 into 10 to the power 23 sorry 6.022 कहां से आ गया, 1.6 into 10 to the power minus 19 इतना चार्ज आया, तो ये मैं बोल दूंगा नहीं हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। समझ आया? Yes, sir. Okay, got it? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this is a question. A student come. Sir? Yes. सर तो 2/3 भी तो हमारा पॉइंट में आ सकता है, और फिर उसके बाद जो जीरोस हैं 10 के, उसके वो रिप्लेस नहीं कर सकते उसको। बेटा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फिक्स ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, वो वैल्यू फिक्स है। ये क्वेश्चन तुम्हें एकदम क्लियर कर देगा डाउट। The student come and say that he calculated charge on an object that has a value of 2.73 into E. E is fixed value, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. इससे छेड़छाड़ नहीं करनी, इससे इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये फिक्स है, तो इसलिए मैंने E लिख दिया उसकी जगह पर। तो क्या वो करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट किया है उसने? नो सर। No, he cannot calculate, he has committed some mistake, क्योंकि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर n की वैल्यू ये नहीं हो सकती। This value of n cannot be 2.3, it will be always a whole number. So यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ where n is a whole number होगा। Got it? सर जो n है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, बट जो हमारा चार्ज की जो आएगी, मतलब रेट ऑफ चार्ज आएगा, जो हमारा चार्ज टोटल वैल्यू आएगी, वो अगर पॉइंट में आ रही है तो वो जीरो से रिप्लेस हो सकती है, मतलब फिर वो होल नंबर बन जाएगी। वो अगर पॉइंट मारी तो जीरो से रिप्लेस हो सकती है, मतलब n तो should जैसे be a हमने whole start- number, n should be a whole number। यस सर। अब जैसे आपने बोला कि जैसे अभी ये क्वेश्चन मैं समझ गया आपने क्या कहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज? मुझे बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज you have been given that how many electrons you have, q is equals to n into E formula, and here charge is given that charge is 1 coulomb and number of electron you need to calculate, and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So it means you can write here that number of electron is equals to q by E, so you can write n is equals to q is 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. Calculate this value.
calculate this value and let me know. Please calculate this one, dear student. Sir, it was around 6.25. Hello, sir. Done बेटा, done. Uh, देखो my ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. यू कैन डू दिस वन बाय यूजिंग. देखो जब भी कभी ऐसा है ना, यू रिमूव दिस डेसिमल एंड प्लेस दिस 10. ओके. और कभी भी आपको 2 की पावर सम कुछ में मिल जाए इनटू 5 की पावर कुछ में मिल जाए आपको नंबर, तो उसमें बहुत आसान होता है कैलकुलेशन करना. यू कैन राइट दिस 16 एज 2 की पावर 4 इनटू 5 की पावर 0. मींस 2 की पावर 4 इज 16 एंड 5 की पावर 0 इज 1. ओके. सो इसमें बहुत आसान होता है. कैसे आसान होता है देखो, यहाँ पर आपने डेसिमल हटाया, यू राइट इट 10 upon 16 into this 19 will goes up and will become 10 to the power positive 19. Okay. Now I can write this 16 as 2 की power 4. Now whatever the power of 2 is here, multiply that same, मतलब 2 की और 5 की power same होनी चाहिए. तो multiply this one by 5 की power 4 and above also 5 की power 4, 5 raised to the power 4. Then you can write 2 की power 4 into 5 की power 4 as 2 into 5 raised to the power 4, means this will be 10 raised to the power 4. So you can write here 10, or you can make it 20 here, 20, because this 10 will get multiplied this one, you will get 10 raised to the power 20 upon into 5 raised to the power 4 upon 10 raised to the power 4. So this 10 raised to the power 4 means 10,000, or you can write it 10 raised to the power 4 here. Okay. Now you can cancel this, you can get 16 here, 10 raised to the power 16, and here you will get 10 raised to the power 5 raised to the power 4, means 5 into 5 into 5 into 5, 5 5s are 25 and 5 5s are 25, you will get 5 into 5, you will get 625. You can write here 625 into 10 raised to the power 16. Now decimal is here and we cannot write this, this is not the standard way to write this one. So आप यहाँ पर decimal से इसको 2 digit बाद लेके जाएंगे तो you will get 6.25 into 10 raised to the power 18. अब बेटा आप कहोगे यार सर ये
इतने इलेक्ट्रॉन ये पॉइंट्स में कैसे चले गए सर? आप तो बोल रहे थे पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर n इज अ होल नंबर होना चाहिए था सर, ये तो होल नंबर नहीं, तो डेसिमल में आ गया। तो कैसा आ गया सर सर मेरा डेसिमल? आंसर आ गया था। तो इसका मतलब है 6 2 5 1 2 3 4 5 6, उसके आगे 16 zeros, तो ये होल नंबर हो गया ना। आपने डेसिमल में लिखा उसको पावर में करके, इसका मतलब ये नहीं कि ये डेसिमल्स है, इट इज नॉट इन द डेसिमल, इट इज अ होल नंबर, इट इज 6 2 5 उसके आगे 16 zeros। मैंने बोला था n शुड बी इन अ होल नंबर, तो यहां पर इसको डेसिमल मत समझना, दिस इज नॉट अ डेसिमल। ओके, गॉट माय पॉइंट? यस आरजू, सर आंसर आ गया था। आ गया था ना? वेरी Yes. गुड। डू एवरीवन कैलकुलेटेड द गॉट द सेम आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today's class, in today's class we learned that कि electricity कैसे डिस्क्रिप्ट की गई और चार्ज का क्वांटाइज नेचर, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा Q is equals to N into E, and tomorrow we're going to discuss, in the next class we're going to discuss the current I